Good morning, my very dear students. I, Anush Vastav, welcome you all in today's lecture. And today's lecture, our topic of discussion is your unit 3rd, latter half, and that deals with foreign direct investment. So, with respect to foreign direct investment, I can provide you notes also. But issue is that it carries number of things which needs explanation. And that is why I am coming here with the video lecture, and later on you will be provided some quality notes also. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या चीज? सबसे पहले एक पार्ट को समझ लीजिए. प्राइमरी चीज है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. किसी भी देश में यदि किसी विदेशी कंपनी का निवेश होता है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते. टोयोटा इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है. That is foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आपके सिलेबस में नहीं है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ की एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो कोई बिजनेस मैनेज नहीं कर रहा होता है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी मैनेज नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट आता है जो किसी कंपनी के शेयर्स में लगता है, उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. किसी भी देश की कंट्री में जब FII आता है तो उसकी इकोनॉमी में कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो इकोनॉमी के किसी मेजर सेगमेंट से डील नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है. वो ये देखते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, समय के साथ जब उस कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं तो वो उन शेयर्स को बेच करके अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं. ये फंड रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये फंड देश में रुकता नहीं है. लेकिन इसी की जगह पे दूसरा वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग जिसके बारे में बातचीत करने आए हैं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसकी कहानी बिल्कुल अलग है. डायरेक्ट यहाँ पे शब्द का मतलब ये दैट द इन्वेस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, whether it is production, whether it is trade, whether it is commerce, whether it is exchange or distribution or any other. कोई ना कोई विदेशी कंपनी ने अगर अपने देश में आकर के, अपने इंडिया में आकर के कोई फैक्ट्री सेटअप की है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई ब्रांड डेवलप किया हुआ है और उसके बाद उसकी सेल्स कर रहा है, यानी सारा बिजनेस इन्वॉल्व है उसके इन्वेस्टमेंट के साथ, तो उन चीजों को हम लोग कहना शुरू कर देते हैं दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल ये कि पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन USA लिमिटेड एक कंपनी है जो USA की है. फिर उसे लगा कि इंडिया एक बड़ा सा मार्केट है, हम यहाँ पर भी पेप्सी बेच सकते हैं, तो उसने यहाँ पर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये भी एक कंपनी है, इंडिया के रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड है. किसी भी भारतीय कंपनी के तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है. जब ये रजिस्टर हो गई तो इसने एक लोकेशन ढूंढी, अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया, बॉटलिंग प्लांट एस्टैब्लिश किया, कोल्ड ड्रिंक्स बनानी शुरू की, बेचना शुरू किया. आप सभी जानते हैं लगभग सभी दुकानों में पेप्सी का या कोक का फ्रिज रखा रहता है. वो इन्वेस्टमेंट भी किया, बॉटल्स बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया, एडवर्टाइजमेंट किया, और बाद में आके पड़ोस की दुकान में पेप्सी की बॉटल रखी कि आप उसे पिए. This involves direct business and this is what is referred as foreign direct investment. किसी भी देश में यदि कोई विदेशी कंपनी इस तरीके से निवेश करती है कि वो व्यापारिक गतिविधि को मैनेज करे, तो उस जगह पर हम उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बड़ा लंबा अतीत है इसका, और बहुत लंबे समय से चल रहा है. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पहले कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की थी. धीरे धीरे उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, और व्यापार करते करते उन्होंने चीजों को कुछ इस तरीके से मैनेज किया कि पूरा इंडिया ही ले गया. दैट वाज आल्सो इंडिपेंडेंस, सो दैट वाज आल्सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उस समय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से अलाउड था. कोई भी कंपनी इंडिया में आकर के कभी कॉटन इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी, कभी जूट इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी, कभी आयरन इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी, पूरी रेल चला दी. यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने उन्होंने स्टैब्लिश कराए. सारा इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आता था, सारी टेक्नोलॉजी फॉरेन से आती थी. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत लंबा इतिहास है.
अगर बहुत पहले इतिहास में चले जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में सेल्यूकस भी इन्वेस्टर के रूप में आया था और बाद में मैगस्थनीज वगैरह को भी भेजा था, उन्होंने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए नया नहीं है। ये बात की बात है कि आपके सिलेबस में इन बातों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। हम लोगों को ये समझना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है। आप सब जानते हैं कि 200 साल लग गए हम लोगों को ब्रिटिशर्स के हाथ से बाहर आने में, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता कहां से मिली थी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो 1947 में जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक करके रख दिया, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई विदेशी कंपनी इंडिया में नहीं आएगी। 1947 में जब हम लोगों को इंडिया अपने हाथ में मिला तो ये जरूरी था कि हम अपने कॉटेज इंडस्ट्री को, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, अपनी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कंसोलिडेट करें, अपनी इंडियन इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करें कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर आए तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ रहे। तो 1947 से लेकर के 1947 फ्री इंडिपेंडेंस पीरियड की कहानी बता चुके हैं। 1947 से 1960 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरीके से कैप लगी थी। आई एम यूजिंग वर्ड वेरी इंटेंशनली। कैप मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद है। कैप आफ्टर 24% शेयर होल्डिंग, यानी किसी कंपनी में विदेशी कंपनी 24% शेयर ले सकती है। कैप आफ्टर 50% इक्विटी, यानी 50% कैपिटल लगाई सकती है कोई फॉरेन कंपनी, उसके ऊपर नहीं लगा सकती। कैप का मतलब है द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम वेयर फॉरेन इन्वेस्टर कैन नॉट कम, राइट। तो 1947 से 1960 के बीच में इट वॉज टोटली कैप्ड, आइसोलेटेड, कोई विदेशी कंपनी इंडिया में अलाउड नहीं थी। 1960 के बाद से कुछ परमिशंस मिलनी शुरू हुई। आई हैव चेंज्ड एंड वर्ड यूज्ड रिस्ट्रिक्टेड। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ इस तरीके की बना रही थी कि जितने भी बुनियादी आर्थिक क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन, स्टील, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोल, एनर्जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन हिस्से होते, इस पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बाकी चीजों पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी हद तक परमिशन उन्होंने दी थी। लेकिन हम ये कहते हैं 1960 से 1980 तक इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड। उरुग्वे राउंड जब WTO का पास हो गया एट द वेरी एंड ऑफ 1980s, तो ये समझ में आ गया कि अब हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत कैरी करना है। WTO को हम लोग साइन कर चुके थे, ये क्लियर था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा ही एक डिकेड बाद। तो तैयारी हमने 1980 से शुरू कर दी। 1980 से 1990 के बीच में हमने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से कंसोलिडेट किया कि हम लिबरल हो सके। The word what I have used is gradual liberalization। धीरे धीरे उदारीकरण की ओर बढ़ना शुरू किया और इसमें हम लोगों ने फॉरेन कंपनीज को परमिशन देनी भी शुरू कर दी कि वो इंडिया में आकर के इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स, नॉट ऑल, कुछ सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। 1990s के बाद 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 में पहली बनी थी, 1991 में उसको रिफॉर्म किया गया। 1991 में बहुत सारी चीजों को और बदला गया। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बदल करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में हो गया। MRDP एक्ट की जगह पे कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया। IDRA एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, जिसमें लाइसेंसिंग थी, कोटा था, परमिट था। इसके पहले भी मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। पहले क्लोज इकोनॉमी होती थी और क्लोज इकोनॉमी को हमने ओपन इकोनॉमी को कन्वर्ट करने के लिए 1991 के बाद, और इसके जरिए हम लोगों ने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया दैट फॉरेन कंपनीज मे कम एंड मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। विदेशी कंपनियां देश में आ सकती हैं, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में वो निवेश कर सकती हैं और चीजों को मैनेज कर सकती हैं। नाउ इंडिया इज ए मार्केट जहां पर विदेशी कंपनियां आएंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी। व्हाट आर द वेज? कितने तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक होस्ट कंट्री में हो सकता है? माइंडेड होस्ट कंट्री। यदि इंडिया में टोयोटा की कंपनी आकर के यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है, सोनी यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है, कोई और कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो जो विदेशी कंपनी आ रही है दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी। जिस देश से आ रही है वो फॉरेन कंट्री।
इंडिया में आ रही है, इंडिया इज होस्ट कंट्री, टर्म्स क्लियर हो गए। मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी बहुत देशों में अपनी शाखा है, फॉरेन कंट्री जहां से आ रही है, ओरिजिन कंट्री जहां से कंपनी आ रही है। नोकिया का फोन आप सबने कभी यूज किया होगा, इसका जो ओरिजिन कंट्री है वो नॉर्वे है। क्लियर हो गया। इंडिया में आकर के अगर उन्होंने फैक्ट्री, हालांकि नोकिया ने कभी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं की, लेकिन अगर वो स्टैब्लिश करते तो इंडिया हो जाती होस्ट कंट्री और नोकिया ब्रांड क्या हो जाता, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मल्टीनेशनल। अब आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो होगी। व्हाट आर द वेज और मेथड्स बाय व्हिच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज फैसिलिटेटेड? प्राइमरली 4 मेथड है जिसके जरिए एक विदेशी कंपनी आपके देश में आ सकती है और इन्वेस्टमेंट कर सकती है। पहला, बाय इनकॉर्पोरेटिंग होली ओन्ड सब्सिडरी। इनकॉर्पोरेटिंग, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं और इसीलिए इन बॉडीज को कॉर्पोरेट बॉडीज कहते हैं। द बॉडी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इज कॉर्पोरेट बॉडी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन यूएसए लिमिटेड को जब लगा कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है तो उन्होंने सबसे पहले आके इंडिया में आरओसी के पास एक कंपनी एस्टैब्लिश करा। दे गॉट ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, पूरी की पूरी कैपिटल यूएसए इनकॉर्पोरेशन की थी, फुल्ली ओन्ड। और ऐसी कंपनियों को क्या कहते हैं? ऐसी कंपनियों को इंडिया में पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स इंडिया लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन यूएसए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। क्लियर हो गया होगा आपको पूरी कंसेप्ट। चाहे आप कोक का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप पेप्सी का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप किसी भी एफएमसीजी सेक्टर की, टाटा को छोड़ दीजिएगा क्योंकि टाटा इंडियन कंपनी है, जितनी आईटीसी वाईटीसी सब चल रही है, ये सारी की सारी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी को एस्टैब्लिश कराए हैं इंडिया में, हकीकत में बाहर। सेकेंड इज एक्वायरिंग शेयर्स। आप सबने सुना होगा कि टाटा ने एक दिन अचानक जगुआर खरीद ली, रेंज रोवर खरीद ली। मित्तल साहब ने यूएसए की या ब्रिटेन की भी आप कह लीजिए आर्सेलर करके एक बहुत बड़ी कंपनी तो उसको खरीद लिया। खरीदा कैसे? वहां के स्टॉक मार्केट में जाकर के उस कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू किया और अगर आपने शेयर्स 51% से ज्यादा खरीद लिए तो वहां पर आप कॉर्पोरेट लॉस के अंतर्गत जानते हैं कि आपकी ओनरशिप हो जाती है। यस, एक्वायरिंग शेयर्स, शेयर्स खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा हो गया, ओनरशिप या मैनेजमेंट भी ट्रांसफर हो गया। जगुआर आज टाटा की कंपनी है। टाटा वहां स्टैब्लिश करने नहीं गए, टाटा ने उनका इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया, जगुआर वहां पे कंपनी थी, टाटा ने उसके शेयर्स खरीद लिए और जब वो शेयर खरीद लेते हैं तो दिस इज द सेकंड मेथड बाय व्हिच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डन बिकॉज़ नाउ जगुआर इज अ टाटा होल्डिंग्स कंपनी, राइट। देन नेक्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। विदेश में एस्टैब्लिश किसी भी कंपनी को अगर हम एक्वायर कर लेते हैं तो वो भी एक तरीका है। बहुत पहले एक मोबाइल चला करता था, मोबाइल सर्विसेज जिसे कहते थे एसआर सर्विसेज। एसआर अच्छा खासा नेटवर्क था, खूब बड़ा कंज्यूमर बेस था। उसके बाद एक फॉरेन की कंपनी हज ने उठा करके उसको एक्वायर कर दिया, सारे के सारे शेयर खरीद लिए और अचानक एसआर बदल करके हज हो गया। अब हज का इन्वेस्टमेंट है, हज कंपनी चला रही है। यही हचिसन एसआर जब 10 साल तक काम करते रहे तो यूके की बहुत बड़ी कंपनी वोडाफोन की नजर पड़ी कि इंडिया एक बड़ा मार्केट और इसे एक्वायर कर सकते हैं। अब या तो पूरी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, शुरुआत से एबीसीडी पढ़ते, पूरा बिजनेस एक्सपैंड करते, व्हिच इज गोइंग टू टेक 10 और मोर इयर्स। इनके पास बहुत सारा पैसा था, इन्होंने हचिसन एसआर को खरीद लिया। व्हेन दे परचेज और दे फोर्स ए कंपनी टू गेट मर्ज्ड, उनका भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वोडाफोन का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है और चूंकि वो बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एंड देन नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। पूरी कंपनी ने एस्टैब्लिश करना, आधा पैसा लगा रहा है, आधा वहां पे चल रहा है। आपने नाम सुना होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई इज इंडियन ओरिजिन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना। प्रूडेंशियल, वैसे मैं आपको रेफरेंस में बता दूं 1983 में जो लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था, पहला वर्ल्ड कप, दैट वाज प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप। उसको स्पॉन्सर प्रूडेंशियल ने किया था 1983 में। प्रूडेंशियल इंश्योरेंस की यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को खोला कि फॉरेन कंपनीज आ सकते हैं, इन्होंने खुद के ऑफिस में एस्टैब्लिश करने शुरू किए। इन्होंने इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक को अपना पार्टनर बना लिया, आईसीआईसीआई।
और उसके साथ मिलकर के उन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स चलाने शुरू कर दिए। पूरे इंडिया में आईसीआईसीआई के ऑफिस थे, बैंकिंग कस्टमर बहुत सारे थे, कस्टमर्स का डेटाबेस था, प्रूडेंशियल को ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल गया। पूरे इंडिया में ऑफिसेज मिल गए, नेटवर्क मिल गया, कस्टमर बेस मिल गया, कस्टमर डिटेल्स मिल गई, और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने और प्रूडेंशियल ने मिलकर के अपने बिजनेस को कैरी करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट इस बीच में जितना प्रूडेंशियल ने किया वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। कोई विदेशी कंपनी किसी भी तरीके से आपके देश में निवेश कर रही है और व्यापार कर रही है, उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कर सकती है, वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद करके ओनरशिप ट्रांसफर करा सकती है, वो किसी कंपनी को मजबूर कर सकती है कि वो एक्वायर हो जाए, और वो होस्ट कंट्री की किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है। हीरो होंडा, हीरो डोमेस्टिक, होंडा आप जानते ही, अब दोनों अलग हो गए। टीवीएस सुजुकी बाहर की, ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं जो इंडिया में काम करते रहते हैं, जिसमें एक होस्ट कंट्री रहती है, होस्ट कंट्री की कंपनी रहती है, और एक फॉरेन कंपनी आ जाती है। फॉरेन कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होता है। अगर आप हीरो होंडा के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि तब आप रहे नहीं होंगे शायद, लेकिन हीरो होंडा से पहले बड़ी भारी भारी बाइक्स चला करती थी, जावा, राजदूत, बुलेट। ये बाइक्स जब निकलती थी अगल बगल से, सबके इंजन 350, 400, 500 सीसी के, ये जब मोहल्ले से निकलती है तो 5 मोहल्ले वालों को पता चल जाता था भला आ रहा है। जैसे आजकल हार्ले डेविडसन की आवाज आती है, सबको पता चल जाता है। इसी बीच में अपडेटेड टेक्नोलॉजी होंडा के पास थी। हीरो के साथ कॉन्टेक्ट करके उन्होंने 100 सीसी का एक इंजन बनाया, 80 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, हाईली सक्सेसफुल। ये टेक्नोलॉजी होंडा के पास थी, ये राजदूत के पास नहीं थी, ये जावा के पास नहीं थी। वो विदेश से टेक्नोलॉजी ले रहा है, यहाँ जॉइंट वेंचर किया, और हीरो होंडा का एक छत्र राज रहा है। 1980 से लेकर के 2000 तक हीरो होंडा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, एंड इट वाज वेरी गुड। मैं आपको ये इससे बताया, जॉइंट वेंचर्स करके विदेशी कंपनियां अपनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी लाती हैं और किसी भी कंट्री के पूरे मार्केट को साफ करके रख देती हैं। लेकिन जो वो निवेश कर रही हैं उसे हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, उसे लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी तक का जितना मैंने आपको लेक्चर बताया उसमें आपको 2 प्राइम बातें बताई हैं, और वो 2 प्राइम बातें ये कि एफडीआई के स्टेजेस क्या है। प्राइमरली इंडिया में एफडीआई पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में 1990s के बाद आया है, 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद। 4 मेथड है जिसके जरिए फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। कोई कंपनी स्टैब्लिश कर लें, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, किसी बनी बनाई कंपनी को एक्वायर कर लें, या फिर पहले से स्थापित किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लें। क्या फायदे होते हैं एफडीआई के किसी कंट्री में आने के? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वो कंट्री कैसी है। अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो कंट्री को कोई विशेष फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया की तरीके से कोई एक डेवलपिंग कंट्री है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक प्रसाद, एक ईश्वर के आशीर्वाद की तरीके से मिलता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बेइंतहा बढ़ाता है। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत वो जहां एफडीआई नहीं है, तो आपको ये सारे पॉइंट बहुत जल्दी समझ में आएंगे। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पर जनसंख्या बहुत है, लेबर फोर्स बहुत है, लेबर अनस्किल्ड है, एजुकेशन नहीं है, रॉ मटेरियल बहुत है, लेबर बहुत है, अनस्किल्ड, रॉ मटेरियल बहुत है, लैंड बहुत है। लैंड, लेबर 2 चीजें हमारे पास है, मटेरियल 3 चीजें, लेकिन प्रोडक्शन में 2 और बहुत जरूरी चीजों की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों बेकार पड़े हुए निठल्ले, जमीन से कुछ हो नहीं रहा है, लेबर रिक्शा चलाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है, मटेरियल यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, लेकिन हम लोग भैया न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी डू नॉट हैव कैपिटल, बिकॉज वी डू नॉट हैव टेक्निकल नो हाउ। अगर ये 2 चीजें मिल जाए, हमें कहीं ना कहीं से कैपिटल मिल जाए और हमें कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो ये 5 चीजें जुड़ जाएंगी और प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, 5 ही फैक्टर चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए। किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ये 5 फैक्टर चाहिए, इसमें 3 है हमारे पास, 2 नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विदेशों से ऋण लेते हैं।
जब हम ऋण लेते हैं तो हमारे पास कैपिटल आती है, फिर हम लोगों को विदेशों से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी के पैसे अलग से देने पड़ते हैं, जो ऋण ले रखा है उस पर ब्याज अलग से देना पड़ता है, कितना नुकसान है। इसी की जगह पर जब कोई विदेशी कंपनी निवेश करने हमारे देश में आती है तो इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, पहली चीज। सेकेंड, जब विदेशी कंपनी अपने साथ आ रही होती है तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी को साथ में लाती है, जो हमें फ्री मिलता है। पहले में टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती थी, अब पेप्सी आई है तो अपने साथ बॉटलिंग प्लांट लाएगी। हीरो होंडा के साथ होंडा आया तो 100 सीसी इंजन कैसे मिलेगा। आप ये वीडियो अपने 4G मोबाइल में देख रहे हैं, 4G नेटवर्क के द्वारा क्या इंडिया में डेवलप किया गया है? नो, इट इज नॉट इंडियन इनोवेशन। ये तो भाई साहब आप विदेशी कंपनी का मोबाइल लिए हुए हैं, विदेशों में वहां पे इन्वेंट हुआ है, उन्होंने वही सेट आपको बेच दिया है। हम लोगों के पास 4G मोबाइल सेट है। अगर आप ये सोचिए कि सब इंडिया ने डेवलप किया है, उन्हें कस्टमर बेस बनाने तो वो मुफ्त में हमें 4G टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। डिड यू गॉट इट? आपने पैसे नहीं पे किए हैं, इंडिया ने पैसे नहीं पे किए हैं, आप तो सिर्फ कॉस्ट दे रहे हो बहुत मिनिमल। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको 4G, और हम आपसे बात कर पा रहे हैं आज की परिस्थिति में जब लॉकडाउन है, आप अपने घर में, मैं अपने घर में हूं, ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं क्या ये इंडिया की इनोवेटेड है? ना। मैं अपने नोकिया फोन पर लेक्चर बना रहा हूं, आप अपने सैमसंग, नोकिया, ओप्पो किसी मोबाइल में देख रहे होंगे, इसमें कोई इंडिया का नहीं है। अगर आप माइक्रोमैक्स में नहीं देख रहे हैं तो माइक्रोमैक्स ने भी कॉपी किया। आई रिपीट, हमें टेक्नोलॉजी कहाँ में मिलती है? फ्री में मिलती है। इसके बाद थर्ड चीज, और वो टेक्निकल नो हाउ भी वो खुद लाते हैं, इसके भी पैसे नहीं देने पड़ते। ये तीन चीजें हमें फ्री में मिल गई। क्या मिल गई? हमें कैपिटल फ्री में मिल गई, हमें टेक्नोलॉजी फ्री में मिल गई, हमें टेक्निकल नो हाउ फ्री में मिल गई। अब ये लोग जब इंडिया में कंपनी स्टैब्लिश करेंगे तो लेबर किसकी लेंगे? हमारी। मटेरियल किसका यूज करेंगे? हमारा। जीडीपी किसका बढ़ेगा? हमारा। ये जो मैंने आपको इतनी देर में एसेंस में बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यहाँ के सारे पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। विदेशी कंपनी आएगी, हम उनको रोजगार देगी, भारतीय रोजगार बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम की डेफिनेशन ही होती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ने जा रही है। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। विदेशी वर्किंग कल्चर हम सीख रहे हैं। ये विदेशी वर्किंग कल्चर ही तो है जो हम कभी आपका लेक्चर जूम पर ले रहे हैं और आज आपको यूट्यूब के जरिए ले रहे हैं। ये हमने फॉरेन से सीखा है कि घर में बैठ करके खाली नहीं बैठा है, अपने बच्चों को बाकायदा इस तरीके का वीडियो लेक्चर दे करके पढ़ाया जा सकता है। आप फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो भी लेक्चर उन तक पहुंचेगा। ये मुझे भारतीय संस्कृति से नहीं सीखा, ये मैंने इंटरनेशनल वेबसाइट्स के जरिए सीखा है, आपने भी उसी के जरिए सीखा हुआ है। वो अपने साथ एक वर्किंग कल्चर लाते हैं, ह्यूमन बींग्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, रिमोट एरियाज में जहां लैंड सस्ती होती है वहां जाके ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, और जब वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो अचानक वो रूरल एरिया टाउनशिप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया, मुफ्त में कैपिटल मिल जाती है और मुफ्त में आपको टेक्निकल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मोस्ट अपडेटेड। Then next is increase in exports। जब हम लोग बेटर टेक्नोलॉजी से गुड्स को बनाएंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, जब क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा तो हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा। बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से बेटर क्वालिटी की वजह से इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। विदेशी कंपनी अपने साथ आती है तो बहुत सारा फॉरेन करेंसी लाती है, फॉरेन करेंसी रिजर्वायर बढ़ता है, रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स बढ़ते हैं, और जब रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स आरबीआई के पास खूब सारे होते हैं तो हमारे एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी रहेगी। ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी कब नहीं रहेगी? जब हमारे पास डॉलर्स कम हो। लेकिन जब ये विदेशी कंपनी आती है तो अपने साथ डॉलर्स लाती हैं, जब हमारे पास डॉलर का रिजर्व बढ़ाते हैं, जितना हमारे पास डॉलर्स का रिजर्व ज्यादा होगा हमारा एक्सचेंज रेट उतना ही स्टेबल होता है। देन नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हर साल ये आते जाते हैं, हर साल इंडिया में इंक्रीज कैपिटल आती जाती है, हर साल ज्यादा प्रोडक्शन होता जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा होता जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर कैपिटा इनकम भी शामिल होती है, लिविंग स्टैंडर्ड भी शामिल होता है, लोग बाग क्या खा रहे हैं ये भी शामिल होता है। लेकिन ये सारी चीजों का रूट कॉज एक ही, वेदर पीपल आर एम्प्लॉयड और नॉट। जितनी कंपनीज आती हैं भारतीयों को रोजगार देती हैं, उनकी इनकम लेवल बढ़ता है, जब उनका इनकम लेवल बढ़ता है तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने लगता है। Improved capital flow that I have explained, creation of competitive market, this is most important.
क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब सिर्फ लगता है कि क्या आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं चूज करने के लिए या नहीं। आज अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको 4-5 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि किस ब्रांड कंपनी का, किस ब्रांड का, कौन सी साइज का, किस तरीके के इंजन का। आपको हैचबैक कार खरीदनी है, सीडैन खरीदनी है, एसयूवी खरीदनी है, एक्सयूवी खरीदनी है, मल्टीपल चॉइसेस आते हैं। जितनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। दीज आर द एडवांटेजेस किसी भी देश में, और ये इंडिया में भी। इंडिया हुआ तो एडवांटेज है, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर एफडीआई आता है, पहले नंबर पे चाइना भी जाता है, दूसरे नंबर पे इंडिया में आता है। क्यों इंडिया में इतना आता है? इसके भी कुछ कारण समझ लीजिए। दैट व्हाई इंडिया इज ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल दीज फॉरेन कंपनीज। सबसे पहली बात, इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया एक देश नहीं है। पॉपुलेशन साइज से देखा जाए तो इंडिया कंसिस्ट ऑफ 1/6 वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 1/6 यही। तो आप ही बता दीजिए मार्केट कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा। इंटरनेशनलाइजेशन, भारत का अंतरराष्ट्रीयकरण बहुत अच्छा है। मैं भारतीय, हिंदी खूब अच्छी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी ठीक बोलता हूँ। आप सब भी जानते हैं, आप सबको पूरे एजुकेशन के टाइम में बताया गया भैया हिंदी तो अच्छी है, अंग्रेजी और अच्छी कर लीजिए। क्यों? बिकॉज वी आर इन प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। हम अपने आप को ग्लोबल लेवल पे जोड़ने के लिए जुड़े हुए हैं। ये सरकार भी कोशिश कर रही है, आपके पेरेंट भी कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी आपसे कह रहा हूँ भाई इंग्लिश मजबूत कर लेना, कैरियर तभी मजबूत बनेगा। ये सबको ही बताता रहेगा। एक तरीका इंटरनेशनलाइजेशन का, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। भारतवर्ष में प्रतिस्पर्धा को लेकर के नियम बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को फेवर या डिसफेवर नहीं करती। जिसके पास क्वालिटी है वही सर्वाइव करता है। देन नेक्स्ट इज चीप लेबर। थैंक्स टू इंडियाज पॉपुलेशन 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, 1 अरब 36 करोड़ आज की तारीख में। जब इतने लोग हैं तो लेबर अपने आप सस्ती हो जाएगी, और एक प्रोड्यूसर को सबसे अच्छा लगता है सस्ती। गवर्नमेंट पॉलिसीज कंटिन्यूअसली मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। पिछले 8 साल 6 साल से लोग यही कर रहे हैं। विदेशियों को बुला रहे हैं, आओ भाई भारत में बनाओ, कहीं बेचो जाके, बनाओ इंडिया में। आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी का फेवर। एंड लास्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। इंडिया की प्रोडक्शन साइकिल भी बहुत फेवर करती है कि कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करे। I have tried to cover up each and everything of your syllabus under this, and अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर। आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही पहुंच जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।